नमस्कार, मैं हूं सोनल आपके साथ। वक्त किसी का मोहताज नहीं। ये अच्छे बुरे पल को समेटे कब आता है और कब गुजर जाता है, इसका पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना, वक्त बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। अब देखिए ना, साल 2024 भी बीत गया, लेकिन अपने साथ छोड़ गया कई अच्छी और बुरी यादें। 2024 में मध्य प्रदेश के खाते कई उपलब्धियां भी रहीं, तो कई असफलताएं भी। कई दुखद हादसे हुए, तो कुछ अपराध की घटनाओं ने सनसनी भी फैलाई। सफलता असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन साल गुजरने के साथ ये इतिहास बन जाते हैं। बीते साल मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए कई चुनौतियां भी रहीं। यदि सियासत की दृष्टि से देखें तो ये साल मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास रहा। जहां क्लीन स्वीप किया लोकसभा में बीजेपी ने, तो उपचुनाव में रामनिवास रावत जैसे कद्दावर मंत्री रहते चुनाव हार गए। एमपी का तेंदुआ स्टेट का दर्जा तो कायम रहा, लेकिन 10 हाथियों की मौत ने इसे विश्व पटल पर चर्चाओं में ला दिया। केन बेतवा लिंक परियोजना का 20 बरस पुराना स्वर्गीय अटल बिहारी जी का सपना भी इसी साल पूरा हुआ। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अच्छी भी रहीं, बुरी भी रहीं, खट्टी मीठी यादों से बीता साल 2024। हम भी आज आपके साथ इस खास एपिसोड में साल 2024 को साझा करने आए हैं। तो प्रदेश की घटनाओं पर हमने आपके लिए एक न्यूज रील तैयार की है। कैसा रहा साल 2024, ध्यान से देखिए। इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। सूरत शहर के साथ सबसे स्वच्छ शहर का खिताब साझा किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार प्राप्त किया। स्वच्छता में राजधानी भोपाल 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 5वां सबसे स्वच्छ शहर बना। भोपाल को 5 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर रेटिंग से भी सम्मानित किया गया। पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। और ये देश में अपने आप में एक संदेश भी देता है कि हमको अपनी अवेयरनेस भी बनाए रखना चाहिए। अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में मध्य प्रदेश ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तुलसी मानस मंदिर से अयोध्या के लिए 5 लाख लड्डुओं से भरे प्रसाद रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनवरी 2024 में ही सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि राज्य में रामलला से जुड़े स्थानों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने निवाड़ी जिले के ओरछा में रामराजा मंदिर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को वर्चुअली देखा। जब भी दर्शन करने जाए महाकाल तो 5 बार 11 बार वेट करके ये दोनों को स्मरण करो तो भगवान अपने वास्तव में मन से अपने को आशीर्वाद देते हैं। और एक तरह से ये आज का जो हमारा आयोजन है, ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं गर्भगृह में जा रहा है तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते। वो आनंद तो भगवान महाकाल को सबसे ज्यादा होगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पहले अस्पताल सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के दायरे में आते थे, जबकि मेडिकल कॉलेज और संबंधित सुविधाएं चिकित्सा शिक्षा के दायरे में था। विलय से मेडिकल कॉलेज नियमित चिकित्सा सेवाओं के बजाय महत्वपूर्ण और विशिष्ट उपचार एवं चिकित्सा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। साथ ही जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों के संबद्ध करना आसान होगा। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। शहर में बनी एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 50 से ज्यादा घरों में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बारूद रखा हुआ था। इस पटाखा फैक्ट्री से लगी रहवासियों की कॉलोनी बनी थी, जहां लोग रहते थे। इनको पीएम आवास भी सरकार द्वारा दिया गया था। जो मजदूर यहां काम करने आते थे, उनके पास कोई किट नहीं थी। मजदूर जो कपड़ा पहनकर आते थे, उसी को पहनकर पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर वाटर टैंक होना था, लेकिन उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। खजुराहो नृत्य महोत्सव ने 50 वर्ष पूरे किए। सीएम मोहन यादव ने स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर 1484 कलाकारों ने सबसे अधिक संख्या में कलाकार के साथ सबसे बड़े कथक नृत्य प्रदर्शन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी। तब से आज तक मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसका सफल आयोजन निरंतर किया जाता जा रहा है। इस महोत्सव में अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों के कलाकार अपनी आभा बिखेर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के 33 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत 41,000 करोड़ की लागत से देश के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प के लिए चुना है। इस योजना में 41,000 करोड़ की लागत से देश के 554 रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प और 1500 रोड ओवरब्रिज अंडरपास का कार्य किया जाएगा। सीहोर में आयोजित प्रधानमंत्री के शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश के 33 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रदेश में 77,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य जारी है। प्रदेश में रेलवे सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है और हमें नई तकनीक और नई व्यवस्थाओं के साथ विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन और रेल सुविधाएं प्राप्त हो रही है। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पहला अंतरिम बजट पेश किया गया। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 1,42,000 करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया गया। सत्र 7 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था और यह 19 फरवरी तक प्रस्तावित था। इस दौरान कुल 9 बैठकें होना थी, लेकिन कुल 6 दिन की बैठकों में ही सभी काम पूरे कर लिए गए। सत्र के दौरान नए सदस्यों और महिला विधायकों को अपनी बात रखने के पर्याप्त अवसर दिए गए। मध्य प्रदेश ने तेंदुआ स्टेट का तमगा बरकरार रखा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने तेंदुओं की संख्या पर रिपोर्ट जारी की। तेंदुओं की संख्या में मध्य प्रदेश एक बार फिर देश में नंबर बनाया। यहाँ देश में सबसे ज्यादा 3907 तेंदुए हैं। देश के जिन 3 टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या ज्यादा है, उनमें एमपी का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है। वैसे मध्य प्रदेश में सभी टाइगर रिजर्व में तेंदुए पाए जाते हैं। इसके अलावा भोपाल के आसपास के इलाकों में भी बाघ के साथ तेंदुए मिलते हैं। रायसेन, विदिशा के जंगलों में भी तेंदुए देखे जाते हैं। मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तेंदुओं की संख्या काफी घट गई है। उत्तराखंड, बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल में भी संख्या कम हुई है। देश भर में तेंदुओं की आबादी का अनुमान नेशनल टाइगर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन राज्य वन विभाग के साथ मिलकर कर रहा है। टाइगर रेंज वाले राज्यों में तेंदुओं की संख्या का पता लगाने के लिए कई आधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया। कैमरा ट्रैपिंग, रेसिडेंस एनालिसिस के बाद रिपोर्ट जारी की गई है। उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 283 बड़ी और एमएसएमई इकाइयों को 12,170 करोड़ से अधिक निवेश के लिए 1250 एकड़ भूमि आवंटन के आदेश दिए। उज्जैन में पहली बार आए 900 औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों को सरकार की तरफ से यह भरोसा भी दिलाया गया कि कानून में कुछ बदलाव तो कर दिए हैं। भविष्य में आपको यदि किन्हीं कानूनों को लेकर उद्योग संचालन में कठिनाई आती है तो उन्हें भी सरकार बदलने के लिए तत्पर रहेगी, क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील लेकिन पारदर्शी और जवाबदेही वाली व्यवस्थाओं को पसंद करती है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा विधानसभा के रियावन गांव के लहसुन को जीआई टैग मिला। उद्यानिकी विभाग, जिला प्रशासन के सहयोग और पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत की तकनीकी सहयोग से रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला। इसके लिए एफपीओ रियावन फार्म फ्रेश प्रोड्यूसर कंपनी ने जनवरी 2022 में आवेदन किया था। लंबी कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया के बाद 2 मार्च को जीआई टैग मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। यह लहसुन अपनी विशिष्ट गुणवत्ता और बम्पर उत्पादन के कारण इतना फेमस है। इसमें पदों की
संख्या 5-6 होती है और स्वाद तीखा और तेज होता है। अन्य लहसुन की अपेक्षा इसमें तेल की मात्रा भी अधिक होती है। 20 साल से पिपलोदा तहसील के रियावन ग्राम में लहसुन की खेती परंपरागत तरीके से हो रही है। यहाँ से दूसरों गांव के किसान बीज ले जाकर उसी तरीके से खेती कर अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। इस लहसुन के बीज विकास का मूल गांव रियावन ही माना जाता है। सीएम मोहन ने उज्जैन पुलिस लाइन एयर स्ट्रिप से पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इस एम्बुलेंस के जरिए इमरजेंसी वाले मरीजों को तत्काल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद मिलेगी। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए मौजूदा समय में एक 4 सीटर प्लेन और एक 3 सीटर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाएगा। इमरजेंसी सेवा के लिए प्रयुक्त होने वाला हेलीकॉप्टर किसी भी स्थान पर लैंड कर सकता है। धार भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने अहम आदेश दिया। भोजशाला का एएसआई सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने वाले को कहा। हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फोटोग्राफी की और वीडियोग्राफी करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा जीपीआर जीपीएस तरीके से इस वैज्ञानिक सर्वे को कराया जाए। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 1 मई 2022 को इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। हर मंगलवार को हिंदू भोजशाला में यज्ञ कर उसे पवित्र करते हैं और शुक्रवार को मुसलमान नमाज के नाम पर यज्ञ कुंड को अपवित्र कर देते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इसके साथ याचिका में भोजशाला की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और खुदाई की मांग की गई थी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना के 2 चरणों के लिए मोहन यादव कैबिनेट ने 24,293 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों में 8.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी और लगभग 44 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। पहले चरण में बांध और नहर बनेगी। दूसरे चरण में बेतवा बेसिन की लोअर और बांध परियोजना, कोठा बैराज और बीमा कॉम्प्लेक्स परियोजना शामिल की गई। धार्मिक नगरी उज्जैन में लगभग 1 महीने तक चले व्यापार मेले ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। व्यापार मेले में आमजन ने गाड़ियों पर मिली छूट का खूब फायदा उठाया। 1 मार्च से शुरू हुए मेले का समापन 9 अप्रैल को किया गया। इस मेले में 9 अप्रैल तक कुल 23,267 वाहन बेचे गए। इससे क्रेता और विक्रेता के बीच 1200 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। इस व्यापार मेले से आरटीओ को 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। उज्जैन में बीते 3 सालों में जितनी कारें नहीं बिकी उतनी कारें इस मेले में बिक गई। उस पर भी 3 करोड़ तक की कीमत वाली 33 कारें इस दौरान बिकी है, जिनकी कीमत करीब 100 करोड़ है। बताया जा रहा है कि 33 महंगी लग्जरी कारों में से लगभग 30 कारें इंदौरियों ने खरीदी। मध्य प्रदेश में क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और गुजरात सरकार के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। पर्यटक मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर स्थित स्टैच्यू ऑफ वननेस से पड़ोसी गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक नर्मदा के रास्ते लग्जरी क्रूज से यात्रा कर सकेंगे। क्रूज केवड़ियों से चांदनखेड़ी कुक्षी तक 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कुक्षी से पर्यटकों को सड़क मार्ग से ओंकारेश्वर स्थित स्टैच्यू ऑफ वननेस तक ले जाया जाएगा। रास्ते में वे महेश्वर, मंडलेश्वर और मांडू भी जाएंगे। राज्य सरकार क्रूज पर्यटन के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास भी करेगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम पर एफआईआर दर्ज की गई। शालिग्राम पर अपने साथियों के साथ मिलकर महिलाओं को धमकाने और मारपीट का आरोप है। पीड़ित महिलाओं ने आरोप लगाया कि उसने 15-20 लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट की। पूरे घटनाक्रम का कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। भाई की करतूत के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं छोटे भाई के साथ नहीं, कानून के साथ हूँ। उन्होंने आगे कहा कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के बर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। हमारा मन क्षुब्ध भी है, हम पीड़ा में भी हैं।
मध्य प्रदेश में 2019 के चर्चित हनी ट्रैप केस से जुड़े मानव तस्करी के मामले में 3 आरोपी बरी हो गए। आरोपी के वकील के मुताबिक सीआईडी कोर्ट में मानव तस्करी के सबूत पेश नहीं कर सकी, जबकि जिस महिला को मानव तस्करी का शिकार बताया जा रहा था उसने कोर्ट में आरोपियों को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने तीनों आरोपी आरती दयाल, श्वेता जैन और अभिषेक सिंह ठाकुर को बरी कर दिया। कमलनाथ की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हनी ट्रैप कांड का सामने आया था। हनी ट्रैप केस की जांच के दौरान एसआईटी को एक महिला की खरीद फरोख्त की जानकारी मिली थी। इसके बाद सीआईडी भोपाल ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मानव तस्करी का एक दूसरा केस दर्ज किया था। 27 दिसंबर 2019 को 3 आरोपी अभिषेक, आरती और श्वेता के खिलाफ चालान पेश किया। पीड़िता के साथ 11 गवाहों की सूची पेश की गई। सीआईडी को फरियादी ने 7 पेज का बयान सबूत के तौर पर दिया था। इसमें उसने सिर्फ एक बार श्वेता जैन का जिक्र किया। ये भी कहा कि श्वेता जैन और आरती दयाल के संपर्क और भी बड़े लोगों से हैं। उज्जैन में निरंजनी अखाड़े से निष्कासित पूर्व महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी को गिरफ्तार किया गया। मंदाकिनी की अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही चिमनगंज मंडी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। धोखाधड़ी के आरोप लगने पर उन्हें सुसाइड की कोशिश की थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दरअसल निरंजनी अखाड़े के ही महंत सुरेशानंद पुरी महाराज ने 6 मई की रात उज्जैन के चिमनगंज थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। इनका आरोप है कि मंदाकिनी ने रुपए लेकर महामंडलेश्वर की उपाधि दिलाने की बात कही। इसके बाद 10 मई को जयपुर के महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर ने भी महाकाल थाने में एफआईआर कराई। उनका कहना है कि मंदाकिनी ने आचार्य महामंडलेश्वर बनाने का झांसा देकर 8,90,000 रुपए लिए। इतना ही नहीं, जयपुर के एक बिजनेसमैन ने भी मंदाकिनी द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी से की। बिजनेसमैन ने बताया कि मंदाकिनी ने उसकी कंपनी के हर्बल जूस खरीदे और उन पर अपनी फोटो वाला मां आरोग्यम मंदाकिनी का लोगो लगाकर स्टॉक तैयार किया। व्यापारी का आरोप है कि मंदाकिनी ने इस सामान के दाम नहीं चुकाए, बल्कि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद पूरा स्टॉक कंपनी को वापस भिजवा दिया। आगरकोतवाली थाने में पदस्थ 2 हेड कांस्टेबल पर शिकायत दर्ज करने के एवज में 3 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे। इसकी जानकारी जब भाजपा विधायक मधु गहलोत को लगी तो उन्होंने समर्थकों के साथ गुरुवार रात एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। इसके बाद एसपी विनोद कुमार सिंह ने हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह भाटी, हेड कांस्टेबल राधेश्याम विश्वकर्मा को निलंबित कर मामले की जांच सीएसपी को सौंप दी। जानकारी के अनुसार एक जमीन के सौदे में विक्रय पत्र संपादित होने के बाद राशि लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकरण दर्ज करने के एवज में 28 अप्रैल को दोनों हेड कांस्टेबल को 3 लाख रुपए रिश्वत दी गई। 1 मई को धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इस पूरे मामले की जानकारी विधायक मधु गहलोत को 16 मई को लगी। अभिभावकों की मनमानी राशि वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ जबलपुर में बड़ी कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन ने 11 स्कूलों से अभिभावकों को 81.30 करोड़ रुपए की फीस वापस कराई। 30 दिन के अंदर अतिरिक्त फीस वापस करने के निर्देश दिए। यही नहीं, स्कूलों पर 22 लाख की पेनल्टी भी लगाई। वहीं 51 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें स्कूल के चेयरमैन, प्राचार्य, सीईओ, मैनेजर, सदस्य, एडवाइजर समेत 21 लोग गिरफ्तार किए गए। प्रशासन की कार्रवाई के बाद कुछ स्कूल संचालक देश छोड़कर विदेश भागने की फिराक में थे, जिन्हें एयरपोर्ट से पकड़ा गया। दरअसल नया शिक्षा सत्र शुरू होने के बाद 1 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए निर्देश दिए थे। इस पर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अप्रैल 2018 से अप्रैल 2024 तक अभिभावकों से वसूली की गई फीस की जांच कराई थी। 11 स्कूलों की जांच में फीस, बस्ते और ड्रेस में 4 करोड़ से ज्यादा की कमीशनखोरी उजागर हुई। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पर काफी विचार किया। पुलिस के साथ हमारे काफी विचार हुआ, जो लीगल समझते हैं उनके साथ विचार हुआ, और हम लोगों ने ये माना कि इसमें जो है क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट, आपका जो इंटेंशन है वो अनुचित रूप से लाभ कमाने का है, दूसरे लोगों को अनुचित रूप से क्षति का। तो हमने पाया कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का जो पूरा प्रत्यय है, चाहे फीस के मामले में हो
चाहे किताबों के सिलेक्शन के मामले में हो, इन दोनों ही मामले में बहुत गैप है और इसमें आपराधिक। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के बाद राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। इंजीनियरिंग मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग की परीक्षा भी राज्य स्तर पर आयोजित करने का फैसला हुआ। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में शामिल अधिकारियों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। नर्सिंग काउंसिलिंग के तत्कालीन रजिस्ट्रार और सचिव पर भी कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में भोपाल में सीबीआई के 2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई। दिल्ली सीबीआई की टीम ने जांच के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके बाद दोनों सीबीआई के अधिकारियों को पद से बर्खास्त कर दिया गया। नियम कायदों को दरकिनार करते हुए नर्सिंग कॉलेज संचालित होते रहे। न तो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की गई, न ही पढ़ाने के लिए फैकल्टी की। कई कॉलेज तो बिना फैकल्टी के भी सर्टिफिकेट बांटते रहे। सीबीआई ने जांच की तो उसके अफसर भी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत हो गई है। भोपाल एयरपोर्ट से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ कर पहली उड़ान को रवाना किया। सीएम मोहन यादव ने भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया। इस उड़ान से जाने वाले यात्रियों को उन्होंने बोर्डिंग पास भी दिए। कार्यक्रम से पहले सीएम ने टिकट बुकिंग काउंटर का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी समेत कई अफसर भी मौजूद रहे। अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और सिंगरौली एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। सरकार ने इसे विकास की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया। सिवनी जिले में 50 से ज्यादा गोवंश की हत्या कर नदी में बहाने के मामले में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उच्च स्तरीय जांच के लिए एडिशनल डीजी, सीआईडी पवन श्रीवास्तव एवं टीम घटनास्थल पर पहुंची। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से 2 आरोपियों पर एनएसए यानी रासुका लगाया गया। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि गौ माता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में सिवनी जिला कलेक्टर और एसपी पर भी कार्रवाई की गाज गिरी। दोनों को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 3 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया। इस बार 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सरकार ने 2024-25 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया। इस बजट में महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान पर मुख्य फोकस किया गया। मोहन सरकार स्वास्थ्य विभाग में 46,000 जबकि शिक्षा विभाग में 11,000 टीचर्स की भर्तियां करेंगी। सीएम मोहन यादव बजट के जरिए हर विभाग को साधने की कोशिश की। हमारे अधोसंरचना के सभी काम, सड़क, पुल, पुलिया, बिल्डिंग, भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्थायी प्रकृति के निर्माणों पर ही बजट का अधिकांश धन खर्च होने वाला है। ये वेतन भत्ते या अन्य तात्कालिक व्यय में इस बजट को बचाया गया है, उसमें खर्चों में रोका गया। जैसे आपकी जानकारी है, हमने स्वयं ने मेरे मंत्रिमंडल के साथियों के साथ हमारा टैक्स हम देंगे, इसी आधार पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सबने भी इस बात को आगे बढ़ाया है। अर्थात मध्य प्रदेश सरकार के पूर्ण बजट पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में आए बजट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे वित्त मंत्री के बजट भाषण से गायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया। आचरण जो आज था विपक्ष का, मुझे लगता है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है कि सरकार क्या बजट प्रस्तुत कर रही है, किन किन वर्गों के लिए क्या प्रावधान किए हैं और कितना बजट हमने बढ़ाया है पिछले बजट की तुलना में। अभी कितना बजट हमारा बढ़ा है, किन किन विभागों को मिला है, किन वर्गों के लिए मिला है, क्या उसमें कमी उनको लग रही है, वो सुनते तो मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट है कि जब वो जिस विषय को वो लेकर के हाउस में, सदन में जब बोल रहे थे, तो उस विषय पर तो हमारे विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष नरेंद्र तोमर जी ने बहुत सद्भावना से उनको समय दिया। निश्चित रूप से जनता का बजट जनता के लिए और
आज हमने उनको ही समर्पित किया है। ये सर्वस्पर्शी बजट है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो कल हम चाह रहे थे कि सर्वदलीय बैठक हो, कमेटी बने, कमेटी जांच करे नर्सिंग कॉलेज की घोटाले की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। गुमराह किया विश्वास सारंग ने, गलत प्रमाण दिए। उस प्रमाण को लेके आज हमारे माननीय सदस्य ने विधायक दल की तरफ से विशेषाधिकार का हनन का नोटिस दिया। उस नोटिस पर सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, हम चाहते उस पर नियम में चर्चा हो। यादों का यह सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है और बहुत कुछ है जिसे हमने इसे समेटने की कोशिश की है। कई सारी अच्छी बुरी यादों के साथ इसकी शुरुआत हुई और खत्म भी कुछ इसी तरह हुआ, लेकिन उपलब्धियां ज्यादा रही। 2024 की कई बड़ी घटनाएं रही हैं जिसे हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, क्योंकि साल बड़ा था, चीजें भी बड़ी रहीं। लेकिन इसके साथ साथ जब भी कोई योजना, परियोजना या कोई भी घटनाक्रम होता है तो उसका भविष्य में असर भी देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश ने भी किया है, जिसके परिणाम और सुखद परिणाम आने वाले भविष्य में दिखाई भी देंगे। साल 2024 आने वाले कई साल बनाएगा। कैसे, देखिए। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। इस खास आयोजन में देश दुनिया के कई उद्योगपति शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जबलपुर में रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल सेंटर बनाया जाएगा। इस सेक्टर में निवेश की काफी संभावनाएं हैं। वहीं छिंदवाड़ा में 15 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी। कॉन्क्लेव में अशोक लीलैंड और आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ। इसमें 600 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कॉन्क्लेव में लेटर ऑफ इंटेंट भी जारी किया गया। 265 यूनिट्स के लिए 340 एकड़ जमीन अलॉटमेंट को लेकर इसे जारी किया गया। इसे 1800 करोड़ का निवेश आएगा। 12,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर किसान आंदोलित हुए। किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। सरकार ने किसानों से सोयाबीन 4,892 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की। सोयाबीन उत्पादक किसानों को आंदोलनों को बढ़ता देख डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 10 सितंबर को 4,892 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सोयाबीन खरीदी कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। 24 घंटे में ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दे दी। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के किसानों का आंदोलन नहीं थमा। किसान 6,000 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग करते दिखे। सागर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव सरकार को मिले। बंसल ग्रुप ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक 5 स्टार होटल और सोलर प्लांट लगाने के लिए 1350 करोड़ रुपए के निवेश करने की बात कही। मध्य भारत एग्रो कंपनी बंडा में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं गीतांजलि ग्रुप ने निवाड़ी में 3200 करोड़ रुपए का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाने की बात कही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निवेश से प्रदेश में 28,000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सागर के सुर्खी में डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए बड़ा प्रस्ताव मिला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से हमारे ये जो निवेशकों के प्रस्ताव आ रहे हैं, निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनेगा और रिकॉर्ड 2 नाते से आने वाले समय में जो हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट 5 साल में डबल करते हुए सभी प्रकार की निवेश की संभावनाओं के साथ हमारी आर्थिक संग्रहण की ताकत भी बढ़े और राज्य वित्तीय व्यवस्था में मजबूत बने। अक्टूबर महीने में मध्य प्रदेश की रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कृष्णा राजे ऑडिटोरियम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया। करीब 4,000 उद्योगपति इसमें शिरकत किए। सीएम बड़े निवेशकों से 1-to-1 भी चर्चा की। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाना हम सबका संकल्प है। सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम ने 2,690 करोड़ की 21 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण कर अनेक सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी बात की कोई कमी नहीं है। हमारा प्रयास औद्योगिक निवेश बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण किया।
इधर रीवा एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम 999 रुपए में रीवा से भोपाल की हवाई यात्रा कराएंगे। भोपाल रीवा के बीच नया 4 लेन भी बनेगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, रीवा के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद जनार्दन मिश्र मंच पर मौजूद रहे। बनारस से वर्चुअली जुड़ने पर पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे, अब 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है। पुराने एयरपोर्ट भी हम रेनोवेट कर रहे हैं। भोपाल में 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की एमडी ड्रग्स बरामद हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और एटीएस गुजरात ने मिलकर एक फैक्ट्री में रेड की, जहां ड्रग्स बनाई जा रही थी। इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जिस फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की गई वह भोपाल के नजदीक बगरोदा गांव के इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कटारा हिल्स थाना इलाके में आता है। कार्रवाई के बाद भोपाल पुलिस ने इस फैक्ट्री के मालिकों पर एफआईआर दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले से जुड़े मंदसौर से आरोपी हरीश आंजना को भी गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि गुजरात एटीएस और एनसीबी की इस कार्रवाई की मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग को खबर तक नहीं लगी। हालांकि गुजरात के मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कार्रवाई में एमपी पुलिस ने सराहनीय मदद की। उन्होंने इसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर उनका आभार भी जताया। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस भोपाल द्वारा संभवतः देश में पहली बार किसी व्यक्ति को लाइव 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट से बचाया गया। डिजिटल अरेस्ट में रहने के दौरान उसके बंद कमरे को खुलवाकर पुलिस ने पीड़ित को बाहर निकाला और निश्चित तौर पर डिजिटल अरेस्ट से होने वाली करोड़ों रुपए की ठगी होने से बचाया। 9 नवंबर 2024 को साइबर पुलिस को अरेरा कॉलोनी भोपाल निवासी एक व्यक्ति के डिजिटल अरेस्ट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने टीम भेजकर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट से मुक्त कराने के लिए निर्देशित किया। पुलिस टीम विनायक पलकवाय अरेरा कॉलोनी भोपाल स्थित पीड़ित विवेक ओबेराय के घर पहुंची। टीम ने पाया पीड़ित को अज्ञात साइबर जालसाज ने फर्जी ट्राई लीगल सेल ऑफिसर बताकर फंसाया गया था। भोपाल में एक बुजुर्ग महिला से ठगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने 48 घंटों तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा और उसके बाद 10 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। यह रकम और बढ़ सकती थी, लेकिन पीड़िता के बुजुर्ग पति ने समझदारी दिखाते हुए पुलिस कमिश्नर को फोन कर दिया। पुलिस की मदद मिल गई और बुजुर्ग महिला को रेस्क्यू कर लिया गया। इस घटना को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने बताया कि अवधपुरी में बुजुर्ग डॉक्टर दंपत्ति रागिनी मिश्रा और पति महेश चंद्र मिश्रा रहते हैं। रागिनी मिश्रा के पास एक कॉल आया जिसने उन्हें बताया कि उनके बैंक अकाउंट का मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों को इधर से उधर करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। विदेश की एक एयरलाइंस कंपनी ने करोड़ों की रकम आपके बैंक खाते में डिपॉजिट करवाई है। फोन करने वाले शख्स ने रागिनी मिश्रा को बताया कि उनके आधार कार्ड से कई बैंक खाते खोले गए हैं, जिनका गैरकानूनी इस्तेमाल हुआ है। इस दौरान महिला पर पूरी नजर रखी जाने लगी और उन्हें स्क्रीन से हटने भी नहीं दिया गया। जालसाजों ने महिला को जांच एजेंसियों की कार्रवाई का डर दिखाकर पैसे देने के लिए मजबूर किया। उज्जैन में रामकृष्ण मिशन आश्रम के महंत को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 71 लाख रुपए की ठगी करने वाले को अरेस्ट किया गया। पुलिस ने इंदौर के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में बड़े खुलासे हुए। बदमाशों को नानाखेड़ा थाना पुलिस और साइबर टीम ने पकड़ा। पुलिस के मुताबिक फरियादी रामकृष्ण मिशन आश्रम रोड के महंत को 12 नवंबर 2024 को किसी ने अपरिचित महिला की ओर से कॉल आया। महिला ने बताया कि वह सैंडेक्स इंटरनेशनल कोरियर्स की मुंबई शाखा से बात कर रही है। उसने महंत से कहा, आपके नाम से कथित तौर पर एक ड्रग्स का पार्सल मुंबई से ताइवान भेजा गया था, जो वापस मुंबई आ गया है। इसके बारे में सीबीआई द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार इसके बाद महिला ने महंत की कॉल अंधेरी पुलिस थाने में ट्रांसफर करने का नाटक किया। इसके बाद वहां बैठे साइबर ठगों ने पुलिस वाला बनकर महंत को ड्रग सप्लाई के झूठे मामले में 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और डराकर अलग अलग खातों में 71 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। रामकृष्ण आश्रम के हमारे एक स्वामी जी हैं, उनके साथ फ्राइडे के दिन उनको बताया गया कि ताइवान का उनका एक इंटरनेशनल कोरियर है जो मुंबई एयरपोर्ट पे सीज किया गया और उसमें ड्रग्स हैं। इस बेसिस पे उनको अंधेरी पुलिस स्टेशन बताते हुए कनेक्ट किया गया, उन्हें स्काइप ऐप इंस्टॉल कराया गया और जैसा आप लोग जानते हैं डिजिटल अरेस्ट नाम के फ्रॉड में उनको अरेस्ट किया गया उसमें, और 71 लाख रुपए उनसे ट्रांजैक्शन कराया गया।
सैटरडे संडे होने के बावजूद हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी और बैंक से समन्वय करके इसमें 23 लाख रुपए एक खाते में होल्ड कराया। 4 लोगों को अरेस्ट करने में हमें सफलता हासिल हुई है, जिनके खाते से 9.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये एक्चुअली फील्ड वर्कर्स हैं जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि हमने जो अपर लेवल है इसमें जो टेथर के माध्यम से USDT टेथर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन करते थे, उन दोनों को भी हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया। उन दोनों के लिए भी हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी और न केवल जो रेंट पे खाते देते हैं बल्कि जो एक्चुअल फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन सभी 6 लोगों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इसलिए पूरी टीम को 20,000 रुपये रिवॉर्ड भी दिया है। ये करीब 1 हफ्ता पुरानी घटना है और यूजुअली जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे को घटनाएं की जाती हैं जिससे सैटरडे संडे में होल्ड ना कराया जा सके, परंतु उसके बावजूद हमारी साइबर की टीम ने इनसे संपर्क करके सैटरडे संडे में भी होल्ड कराया और पूरी घटना को डिटेक्ट। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत से हड़कंप मच गया। संभवतः देश में 2-3 दिन के अंतराल में इतनी संख्या में हाथियों की मौत का पहला मामला था। हाथियों की मौत की वजह कोदो को बताया गया। 10 हाथियों की मौत के मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी की। सीएम ने लापरवाही बरतने वाले फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी और पनपथा SDO फतेह सिंह नीनामा को सस्पेंड करने के आदेश दिए। सीएम ने हाथियों के दल के स्थायी प्रबंधन के लिए टास्क फोर्स बनाने के भी आदेश दिए, जिसमें विशेष प्रबंधन के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल करने की बात कही। वहीं बफर एरिया और मैदानी इलाकों की फसलों को सुरक्षित करने के लिए सोलर फेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए। हाथियों की मौत मामले में केंद्र सरकार ने भी चिंता जताई। दिल्ली से भी एक टीम जांच के लिए मध्य प्रदेश आई। विजयपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर 18,000 वोटों से जीतने वाले रामनिवास रावत भाजपा के टिकट पर 7,364 वोटों से उपचुनाव हार गए। विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई। रावत की हार के पीछे सबसे बड़ी वजह आदिवासी वोटर्स रहे। दरअसल चुनाव में आदिवासी वोटर्स ही हार जीत का फैसला करते आए हैं। 2023 के चुनाव में रावत इन्हीं वोटर्स के समर्थन से ही 6वीं बार विधायक बने थे। उपचुनाव में हार के बाद वन मंत्री पद से रामनिवास रावत ने इस्तीफा दे दिया। जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं। कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के मूल भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को देखेगा। विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट रामनिवास रावत की हार पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद सियासत गर्मा गई। ग्वालियर दौरे पर आए सिंधिया ने कहा कि अगर विजयपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए उन्हें कहा जाता तो वे जरूर जाते। इधर सिंधिया के बयान पर बीजेपी में ही बयानबाजी शुरू हो गई। कुछ नेता ये कहते नजर आए कि सिंधिया को बुलाया गया था, लेकिन बाद में इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को प्रेस नोट निकालकर कहना पड़ा कि सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी नहीं होगी। बीजेपी में सिंधिया परिवार के योगदान को भी याद दिलाया गया। इधर सिंधिया के बयान पर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कसती नजर आई। हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। देखिए, ऐसा है कि किसी की शादी तो थी नहीं कि पीला चावल, या तो BD शर्मा का शादी मानते हैं तो BD शर्मा जी को पीले चावल भेजने थे। और सिंधिया जी को भूलना नहीं चाहिए कि उसी से सांसद है, उसी से केंद्रीय मंत्री है। लगता है कि सिंधिया जी का मन तो नहीं भरा गया भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस क्यों कर रही भाई? वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। कांग्रेस को क्या लेना देना उससे? ये भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है। उनको क्या तकलीफ है किसी से? सब एक साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी एक साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार 24 नवंबर से 30 नवंबर तक 6 दिवसीय विदेश दौरे पर रहे। अपने इस यात्रा के दौरान यूके और जर्मनी का दौरा किया और विदेशी निवेशकों को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री यादव ने ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा से लौटने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान और अधिक सशक्त हो रही है, साथ ही एक अलग छवि बन रही है।
उनकी जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं वाली कार्यशैली प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ग्लोबल लीडर वाली उत्कृष्ट छवि का लाभ मध्य प्रदेश को ब्रिटेन और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा में मिला है। इसी का परिणाम है कि लगभग 78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव उद्योगपतियों और निवेशकों से प्राप्त हुए हैं। इससे प्रदेश के समग्र विकास और टेक्नो फ्रेंडली युवाओं को रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश औद्योगिक रूप से सक्षम होने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे कि आपको जानकारी है, हमने मध्य प्रदेश के अंदर सभी संभाग केंद्रों पर रीजनल कॉन्क्लेव करते हुए हर संभाग को सक्षम बनाने के लिए, औद्योगिकरण कराने के लिए लगातार प्रयास किए। यही कारण है कि उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर इन स्थानों के साथ संभाग के बाकी केंद्रों पर भी हम लगातार निवेश के अलग अलग प्रकार के घरानों को आमंत्रित कर रहे हैं, जो अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे बेरोजगार युवाओं को काम देने के लिए, खासकर आईटी, इंडस्ट्री, सभी प्रकार के सेक्टर में हम हर बौद्धिक क्षमता वाला भी, तकनीकी रूप से दक्ष भी और सामान्य युवा भी, जो महिला, किसान, युवा, सबको काम मिले और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से समृद्धशाली बने, सक्षम बने। हमारी बौद्धिक क्षमता के मित्र यहीं को उनको अपना घर में काम मिले और मध्य प्रदेश को उनकी क्षमता का लाभ मिले। इस नाते से मध्य प्रदेश के साथ साथ हमने देश के भी कई राज्यों से निवेशकों को बुलाने का अभियान चलाया था। आपकी जानकारी के लिए कलकत्ता, मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, ऐसे कई स्थानों पर हम जाकर के अपने रोड शो करते हुए कई उद्योगपतियों को आमंत्रण दे चुके हैं। 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में 6वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर किया। कॉन्क्लेव में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा के अलावा देश भर से कई उद्योगपति कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, वियतनाम, मलेशिया के प्रतिनिधि ने भी हिस्सा लिया। नर्मदापुरम में शनिवार को आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आरआईसी में क्षेत्र के लिए 31,800 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सम्मेलन की सबसे खास बात मोहासा बाबई सोलर एनर्जी पार्क रहा। इसका 4 गुना विस्तार अक्षय ऊर्जा का केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री यादव ने विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को 663 एकड़ भूमि के लिए भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए, जिससे मोहासा बाबई औद्योगिक क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसमें लगभग 24,000 रोजगार सृजित होंगे। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ाया है, परंतु इसके साथ में हमारे मध्य प्रदेश के युवा उद्यमियों का बहुत बड़ा मोटिवेशनल इफेक्ट उन पर हुआ है। और आज मध्य प्रदेश में हमारा युवा माइक्रो, स्मॉल और एमएसएमई के साथ में बड़े उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के आयोजन का सीधा लक्ष्य हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य बने और वे हमारे यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करें, इसमें बड़ी सफलता मिली। बेमिसाल कार्यकाल हम तो कह ही सकते हैं और आपको आकलन करना चाहिए। आप तो लगातार आपके चैनल से सभी 6ठा कॉन्क्लेव देख रहे हैं, तो जिस तरीके से उपस्थिति है, उत्साह है, बाहर के उद्योगपतियों का यहाँ पर आना है, जिस तरीके से वो घोषणाएं कर रहे हैं और घोषणा के साथ में अमल भी हो रहा है, तो ये सारा माहौल का आकलन आप लोग करें। हम तो कहेंगे हमारा साल बेमिसाल। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा हुआ। इस शीतकालीन सत्र में कई विधेयक पारित हुए। 16 दिसंबर से 5 दिवसीय एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। पहले दिन 3 नवनिर्वाचित विधायकों रमाकांत भार्गव, कमलेश शाह और मुकेश मल्होत्रा को शपथ दिलाई गई। इसके बाद उद्योगपति रतन टाटा, भूतपूर्व विधानसभा सदस्य विजय सिंह समेत सिक्किम के पांग्योंग में सड़क दुर्घटना में शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में खाद्य संकट, बेरोजगारी, महंगाई, किसान की समस्या, जल जीवन मिशन, फैक्ट्रियों से प्रदूषण, अवैध कॉलोनियों, सिंहस्थ की जमीन, गोवंश संरक्षण समेत कई मामले उठाए। इन मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर नोकझोंक भी हुई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल ने बड़ा फैसला लेते हुए वेतन नहीं लेने का फैसला किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधानसभा सदन में इसकी घोषणा की। सिंगार ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। इस पर सभी कांग्रेस विधायकों ने एक मत होकर यह निर्णय लिया है कि
कि वे अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। निश्चित तौर से जिस प्रकार से क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा कांग्रेस के क्षेत्रों में, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र में काम कराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में नहीं। हमारे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चाहिए, कांग्रेस के क्षेत्र में भी हमको चाहिए सीमेंट कंक्रीट रोड, तालाब, अस्पताल, स्कूल, आश्रम क्यों नहीं दे पा रही? क्या वहां पर क्या इनको वोट नहीं मिलते? वहां इनके भी वोटर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं, ना कि किसी पार्टी से संबंध रहते। जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उसके बाद जनप्रतिनिधि रहते। निश्चित तौर से वहां भी समान रूप से समानता के साथ विकास की बात होना है। इसीलिए जब तक विकास नहीं होगा, जब तक अवैतनिक रूप से रहेंगे, बगैर तनख्वाह के जनता के लिए काम करते रहेंगे। आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में एक कार से 52 किलो सोना मिला। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपया की गई। इस मामले में आयकर विभाग की जांच अब आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की ओर घूम गई है। इसके लिए सौरभ शर्मा का मुख्य किरदार बनना तय माना जा रहा है। उसके खिलाफ सबूत भी मिलने लगे हैं। लोकायुक्त की टीम 19 दिसंबर सौरभ शर्मा के भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित घर और ऑफिस पर छापा मारा था। टीम को इन ठिकानों से 2.95 करोड़ रुपए, आधा किलो सोना, हीरे और सोने के करीब 50 लाख रुपए के जेवरात और चांदी की सिल्लियां सहित प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। उधर इस मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी ने भी सौरभ शर्मा से जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापेमारी कार्रवाई की है। जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। 25 दिसंबर को अटल जी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। वाजपेयी पर डाक टिकट जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने यहां अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की। कहा, वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पर रहवे वारे सभी जनन को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। उन्होंने अपनी स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र किया। उन्होंने कहा, देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अंबेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी बाबा साहेब को इसका श्रेय नहीं दिया, लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। भारत माता की, भारत माता की, वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पे रहवे वारे सबई जनन खा हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। मोहन यादव जी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार का 1 साल पूरा हुआ है। मध्य प्रदेश के लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस 1 वर्ष में एमपी में विकास को एक नई गति मिली है। आज भी यहां हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। आज ऐतिहासिक केन बेतवा लिंक परियोजना का, दौधन बांध का शिलान्यास भी हुआ है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट, उसका भी लोकार्पण हुआ है। और ये मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग प्लांट है। मैं इन परियोजनाओं के लिए एमपी के लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूं। पूरा हमारा चंबल और मालवा
और आज बुंदेलखंड के 11 जिले रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। और अब आपके आइडिया से तो आज हमारी सोलर परियोजना भी बनके लोकार्पित हो रही है। ओंकारेश्वर के अंदर जलराशि बन जाती है तो फ्लोटिंग व्यवस्था के आधार पर सूर्य नवकरणीय ऊर्जा हमको प्राप्त होती, सोलर एनर्जी प्राप्त होती। माननीय शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, आपके माध्यम से उस प्रयोग का वहां एक बार आज लोकार्पण होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि आज आपका आना कई मामलों में हमको अलग प्रकार से आनंद भी दे रहा है और प्रदेश के लिए 1 साल का मैं माननीय मोदी जी को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने अपने आने के बाद शासन के सूत्रों के माध्यम से सुशासन की स्थापना की, गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की चिंता की और लोकतंत्र की भी चिंता की। लोकतंत्र में गरीब परिवार से आकर के, किसान परिवार से आकर के इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, ये केवल आपके आशीर्वाद से हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। तो देखा आपने कैसा रहा साल 2024। ऐसा ही जीवन है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी यादों के साथ जुड़ा रहता है। आपके जीवन में भी कई घटनाएं हुई होंगी, जैसे मध्य प्रदेश के साथ हुई। देश का हृदय प्रदेश है ये, देश का दिल है ये। तो देश के दिल में कई सारी भावनाएं हैं जो उमड़ी हैं, उमड़ रही हैं और भविष्य में इसका असर भी सुखद होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।